नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का यश विद्यापीठ टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास वायरमैन सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वायरमैन थ्योरी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो एक एक प्रश्न आपके सीबीटी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने दोस्त मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे, फॉल ऑफ पोटेंशियल के सिद्धांत पे या लेंज लॉ के सिद्धांत पे काम करता है? साथियों, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे कार्य करता है, साथ ही म्यूचुअल इंडक्शन पे भी कार्य करता है। यदि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वाइंडिंग में आप सप्लाई देते हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण द्वितीयक वाइंडिंग में वोल्टेज स्थापित हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यूचुअल इंडक्शन, पारस्परिक प्रेरण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ताज़ा सिलिका जेल का रंग क्या होता है? तो हरा होता है, नीला होता है, या फिर गुलाबी होता है, या फिर पीला होता है? तो साथियों, ताज़ी सिलिका जेल का जो रंग होता है वो नीला होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर में कौन सा भाग सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में कार्य करता है? यानी कौन सा ऐसा उपकरण है जो कि ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करता है? तो क्या कंजर्वेटर टैंक है, या टेप चेंजर है, या टेम्परेचर गेज है, या वोल्टेज रिले है? तो साथियों, यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक जो होता है मेन टैंक में ऑयल को सप्लाई देने का कार्य करता है। टेप चेंजर का काम होता है वोल्टेज को कम ज़्यादा करना, वहाँ से आप कम कर सकते हैं। टेम्परेचर गेज का काम होता है कि ऑयल का जो टेम्परेचर है वो कितना हो चुका है। जो वोल्टेज रिले होता है वो ट्रांसफार्मर में सबसे अच्छा और सुरक्षात्मक उपकरण होता है, जो कि आंतरिक फॉल्ट को भाप करके आपको सिग्नल के माध्यम से सचेत करता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्टेज रिले। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर के कोर और वाइंडिंग की ऊष्मा को कौन सा भाग कम करता है? यानी ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है और बाइंडिंग होती है, जब वो हीट हो जाता है यानी गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं? तो ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग करते हैं, या ब्रीदर का उपयोग करते हैं, या कूलिंग ट्यूब, या फिर कंजर्वेटर टैंक? तो साथियों, जो ऑयल तेल होता है, ऑयल तेल का काम होता है कोर और बाइंडिंग की ऊष्मा को कम करना। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसका काम होता है कोर और बाइंडिंग के ऊष्मा को कम करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? जैसा कि आप ट्रांसफार्मर देख पा रहे हैं, तो आपको इस ट्रांसफार्मर का नाम बताना है। सबसे ऊपर जो आप भाग देख पा रहे हैं इसे कहते हैं बुशिंग, और इसे कहते हैं कंजर्वेटर टैंक, और यहाँ पे आपका ऑयल टेम्परेचर लगा होता है, इसे कहते हैं मेन टैंक, और मेन टैंक के अंदर बाइंडिंग और कोर होते हैं। ठीक है, तो इस ट्रांसफार्मर का क्या नाम है आपको बताना है। विकल्प देखिए, ऑटो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, पॉलीफेज ट्रांसफार्मर, या फिर करंट ट्रांसफार्मर। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 3 बुशिंग लगा हुआ है, इसका मतलब 3 फेज ट्रांसफार्मर है, और 3 फेज ट्रांसफार्मर को हम पॉलीफेज ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 6 नंबर देखिए, वह कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसमें द्वितीयक वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज के बराबर होता है? क्या वो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है, या पल्स ट्रांसफार्मर होता है, या इग्निशन ट्रांसफार्मर होता है, या फिर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है? तो साथियों, जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है 1:1 के रूप में होता है। जाहिर सी बात है, जब ट्रांसफार्मर रेशियो 1:1 के रूप में है तो इसका वोल्टेज भी क्या होगा?
प्राइमरी और द्वितीयक में एक समान होगा, क्योंकि टर्नों की संख्या समान होगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। साथियों, इग्निशन ट्रांसफार्मर का कार्य होता है स्पार्किंग का काम करना, यानी स्पार्क पैदा करना। मान लीजिए बड़ी बड़ी आप कंपनियां देखे होंगे, उसमें बड़ी बड़ी भट्टियां लगी होती है, तो उसमें आग लगाने के लिए हम इग्निशन ट्रांसफार्मर का काम करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आपको पता है कि दो तरह के होते हैं, एक होता है सीटी और दूसरा होता है पीटी। सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर, पीटी का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर देखिए, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो चित्र को देख करके बताना है, क्या यह रिंग टाइप ट्रांसफार्मर है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर है या एयर कोर ट्रांसफार्मर है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एयर कोर ट्रांसफार्मर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण क्या होता है? आपको बताना है। तो ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ समीकरण होता है वो ई बराबर होता है 4.44 एम मैक्स और एन होता है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो इसमें देख पा रहे हैं कि मैच कौन कर रहा है, डी वाला कर रहा है। ई बराबर 4.44 एफ एन थीटा मैक्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एक एक प्रश्न को बड़े गौर से देखिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। सूत्र 4.44 फाई एफ क्यू एम में क्यू एम किसे दर्शाता है? मैक्सिमम फ्लक्स को दर्शाता है, या प्राथमिक में घुमावों की संख्या को दर्शाता है, या द्वितीयक में घुमावों की संख्या को दर्शाता है, या फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है? साथियों, फ्रीक्वेंसी के लिए हम एफ का उपयोग करेंगे, और सेकेंडरी जो नंबर ऑफ टर्न है उसके लिए N2 का उपयोग करते हैं, प्राइमरी के लिए N1 का उपयोग करते हैं, और फ्लक्स के लिए फाई एम या क्यू एम का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फाई मैक्स होना चाहिए। अधिकतम फ्लक्स को फाई मैक्स से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यदि रूपांतरण अनुपात के 1 से अधिक है तो ट्रांसफार्मर का नाम क्या होगा? साथियों, जब के का मान बड़ा होता है 1 से तो ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। जब के का मान 1 से छोटा होता है, जब के का मान 1 से छोटा होता है तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन देखिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यूनिटी रेशियो ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर या ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जब के का मान 1 से अधिक होगा तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, और के का मान 1 से कम होगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, और जब के का मान 1 के बराबर हो जाएगा तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का काम करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। रूपांतरण अनुपात क्या होता है? तो रूपांतरण अनुपात को के से प्रदर्शित करते हैं। के बराबर होता है E2 बटा में E1 बराबर N2 बटा में N1 बराबर I1 बटा में I2। थोड़ा मैच करिए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि E2 बटा में E1, N2 बटा में N1 और I2 बटा में I1 है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प देखें तो E2 बटा में E1 बराबर N1 बटा में N2, तो ये भी गलत है। देखिए यहाँ पे E2 बटा में E1 बराबर N2 बटा में N1 बराबर I1 बटा में I2 बराबर K, तो ये वाला उत्तर सही हो जाएगा, यही फार्मूला होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी E2/E1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू I1/I2 इक्वल टू K। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर के एक भाग का नाम क्या है? तो ऑन लोड टैप चेंजर है, या फिर हाई वोल्टेज बुशिंग टर्मिनेशन है, या मैनुअल टैप चेंजर है, या LV बुशिंग टर्मिनेशन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो चित्र को आप देख पा रहे होंगे, तो चित्र देख करके आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा सी, मैनुअल टैप चेंजर, यानी इसको आपको हाथ से चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं हैंडल है, इस हैंडल को घुमा करके आपको चेंज करना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कॉपर हानि किस कारक पर निर्भर करता है? तो साथियों, कॉपर हानि करंट पर निर्भर करता है, या वोल्टेज पर, या स्क्वायर ऑफ करंट पर, या फिर स्क्वायर ऑफ वोल्टेज पर। तो कॉपर जो लॉसेज होता है I²R होता है। इसका जो फार्मूला होता है I²R होता है। ठीक है, तो इसका जो आप देख पा रहे हैं कि जो कॉपर लॉसेज है वो I² के समानुपाती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर ऑफ I। ठीक है, यानी धारा के वर्ग के बराबर होता है कॉपर हानि। बराबर नहीं, अनुपाती होता है, समानुपाती होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 14 नंबर देखिए, किसकी दक्षता अधिक होती है? ट्रांसफार्मर की, अल्टरनेटर की, AC मोटर या DC मोटर? तो साथियों, ट्रांसफार्मर की दक्षता 98.99 होती है। ठीक है, या फिर 95% तक होती है। अल्टरनेटर की दक्षता जो होती है 95 से 90 तक होती है। AC मोटर की दक्षता 80 से 85 तक होती है, और DC मोटर की जो दक्षता होती है ये भी 75 से 80 के बीच में होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज़्यादा जो दक्षता होता है, एफिशिएंसी होती है, वो ट्रांसफार्मर की होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर की दक्षता की गणना करने के लिए किस सूत्र का हम उपयोग करते हैं? तो ट्रांसफार्मर की दक्षता की गणना करना है तो इसका जो फार्मूला होता है ईटा बराबर आउटपुट पावर बटा में आउटपुट प्लस लॉसेज गुणे 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आउटपुट पावर बटा में आउटपुट प्लस लॉसेज होना चाहिए। सही ऑप्शन जाएगा डी। ठीक है, तो एफिशिएंसी बराबर आउटपुट पावर बटा में आउटपुट पावर प्लस लॉसेज गुणे 100। यहाँ पे इनपुट है तो इनपुट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये विकल्प गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर देखिए, प्रतिशत वोल्टेज विनियमन का सूत्र क्या होता है? यानी आपको वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र ज्ञात करना है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का जो फार्मूला होता है VNL माइनस VL बटा में VL इंटू 100 होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नो लोड वोल्टेज माइनस लोड वोल्टेज बटा में लोड वोल्टेज गुणे 100। तो ये वाला फार्मूला सही हो जाएगा VR बराबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो जितने भी फार्मूला है आप लोग उसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर बुशिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे आप देखे होंगे चित्र में जो ट्रांसफार्मर बुशिंग के बारे में हम बताए थे आपको, ये है ट्रांसफार्मर बुशिंग, इसे कहते हैं ट्रांसफार्मर बुशिंग। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफार्मर बुशिंग होता है ये और ये किस मटेरियल के बने होते हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो क्या PVC का बनता है, या पोर्सिलिन का बनता है, या प्लास्टिक का बनता है, या वैकेलाइट का बनता है? PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो साथियों, ट्रांसफार्मर जो बुशिंग होती है वो पोर्सिलिन का बनता है। किसका बनता है? पोर्सिलिन का बनता है। ठीक है, पोर्सिलिन को हम चीनी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनी मिट्टी भी बोलते हैं।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर आपको पता होगा। तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन नंबर सी है, यानी स्वप्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही बाइंडिंग होती है, ठीक है, और कुछ इस तरह से टेपिंग की गई होती है, कुछ इस तरह से टेपिंग रहती है इसमें। तो ये प्राइमरी बाइंडिंग हो जाता है और द्वितीयक बाइंडिंग होता है। इसमें कॉपर लॉसेज कम होता है, इसका वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 19 नंबर देखिए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के परीक्षण का नाम क्या है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये कौन सा परीक्षण हो रहा है इसके बारे में आपको बताना है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट परीक्षण है, या ओपन सर्किट टेस्ट है, या पोलरिटी टेस्ट है, या कंटिन्यूटी टेस्ट है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलरिटी टेस्ट। ठीक है, तो पोलरिटी को टेस्ट किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर की कनेक्शन का नाम क्या है? जैसा कि आप ये कनेक्शन देख पा रहे हैं, तो कौन सा कनेक्शन है? स्टार डेल्टा है, स्टार स्टार है, स्टार डेल्टा है, या डेल्टा डेल्टा है, या डेल्टा स्टार है? ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो चित्र को बड़े गौर से देख लीजिएगा और चित्र को याद कर लीजिएगा। ये जो कनेक्शन है स्टार डेल्टा है, ठीक है। तो स्टार डेल्टा ये कनेक्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए इसका चित्र नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ट्रांसफार्मर तेल का कौन सा परीक्षण दर्शाया गया है? फील्ड टेस्ट, इंसुलेशन आयल, डाइलेक्ट्रिक टेस्ट, क्रेकल टेस्ट, या फिर एक्सीडेंटली टेस्ट? जो क्रेकल टेस्ट होता है वो तेल का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिंथेटिक तरल ट्रांसफार्मर तेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? जनरेटिंग स्टेशन ट्रांसफार्मर में, या प्राइमरी सब स्टेशन ट्रांसफार्मर में, या फिर रिफाइनरी एंड हाइजर्ड लोकेशन पे, या फिर सेकेंडरी सब स्टेशन ट्रांसफार्मर में? तो हम कहाँ इसका उपयोग करते हैं सिंथेटिक तरल ट्रांसफार्मर तेल का? तो साथियों इसका जो उपयोग करते हैं रिफाइनरी और हाइजर्ड लोकेशन पे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ट्रांसफार्मर में कौन सा भाग चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न करता है? प्राइमरी वाइंडिंग, द्वितीयक वाइंडिंग, टेप चेंजर, या फिर कोर? तो चुंबकीय प्रवाह का जो कार्य है वो कोर का काम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य है? तो ब्रीदर क्या करता है? गर्मी का अवलोकन करता है, यानी ऑब्जर्व करता है, तेल के स्तर को दर्शाता है, या फिर नमी के प्रवेश होने से रोकता है, या फिर टैंक के दबाव को कम करता है? तो साथियों ब्रीदर का जो काम होता है तेल में नमी न जाए उसको रोकने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ट्रांसफार्मर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प देखिए, हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, तांबे की हानि को कम करने के लिए, या घर्षण हानि को कम करने के लिए? तो साथियों ट्रांसफार्मर को लेमिनेटेड करने का मुख्य वजह है भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। कौन सी हानि? भंवर धारा हानि, जिसे हम ईडी करंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ईडी करंट हानि को कम करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मध्यम और उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए सेल प्रकार के कोर का उपयोग क्यों किया जाता है? फ्लक्स के रिसाव से बचने के लिए, टैंक का आकार कम करने के लिए, प्रभावी शीतलन के लिए, तांबे के नुकसान को कम करने के लिए? तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही उत्तर बताइए। तो साथियों जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है कुछ इस तरह का इसका कोर होता है, जिसमें दो सेल बने होते हैं। अब इसमें जो फ्लक्स का प्रवाह होता है कुछ इस तरह से होता है।
तो इसमें लीकेज होने का खतरा कम रहता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू अवॉइड लीकेज फ्लक्स, फ्लक्स के रिसाव को कम करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? उपकरण ट्रांसफार्मर, प्रज्वलन ट्रांसफार्मर, स्टॉक कनेक्शन ट्रांसफार्मर या अलगाव ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इग्निशन ट्रांसफार्मर, स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफार्मर या फिर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो साथियों, ऑटोमोबाइल में इग्निशन टाइप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। किस ट्रांसफार्मर को कोर के आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? एयर कोर ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर या उपकरण ट्रांसफार्मर। साथियों, कोर के आधार पर जो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण किया जाता है उसको दो भागों में करते हैं। पहला होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो इसमें सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। रिंग टाइप ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग क्या है? रिंग टाइप ट्रांसफार्मर को हम कहाँ उपयोग में लेते हैं? ऑप्शन देखिए, उच्च आवृत्ति को मापने में, या फिर हाई करंट को मापने में, या लो फ्रिक्वेंसी को मापने में, या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। तो रिंग टाइप ट्रांसफार्मर का उपयोग हाई करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर की दक्षता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? किलोवाट में करते हैं, या फिर केवीए में, या किलोवाट आवर, या मेगावाट में? तो साथियों, ट्रांसफार्मर के दक्षता का मूल्यांकन केवीए में करते हैं। केवीए का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग जनरेटिंग स्टेशन से उपभोक्ता को मिलाने वाले वोल्टेज ड्रॉप की भरपाई के लिए उपयोग किया जाता है? आयरन कोर, सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग या फिर टैप चेंजर? तो ट्रांसफार्मर का वह कौन सा भाग होता है जो जनरेटिंग स्टेशन से उपभोक्ता को मिलाने वाले वोल्टेज ड्रॉप की भरपाई करता है? तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? टैप चेंजर का उपयोग करते हैं। टैप चेंजर का काम होता है, यदि वोल्टेज ड्रॉप हो जाए तो हम जनरेटिंग स्टेशन से क्या करते हैं? वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। किस स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है? विकल्प देखिए, तांबे की हानि लोहे की हानि से कम होगी, तांबे की हानि लोहे की हानि के बराबर होती है, या तांबे की हानि लोहे की हानि से अधिक होती है, या तांबे की हानि लोहे की हानि से 1.5 गुना होता है। तो साथियों, कोई भी मशीन हो, चाहे आप मोटर ले लें, या फिर जनरेटर ले लें, या फिर ट्रांसफार्मर ले लें, जब कॉपर लॉसेज आयरन लॉसेज के बराबर हो जाए तो मैक्सिमम दक्षता ट्रांसफार्मर की होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। किस हानि को परिवर्तनशील हानि कहते हैं? तो कॉपर लॉसेज को बोलेंगे आयरन लॉसेज, या फ्रिक्शन लॉसेज, या फिर विंडेज लॉसेज? तांबा हानि, या फिर लौह हानि, या फिर घर्षण हानि, या फिर वायु हानि? किसको बोलेंगे? तो जो कॉपर लॉसेज होता है वो परिवर्तनशील होता है, क्योंकि जो कॉपर लॉसेज होता है वो धारा के स्क्वायर के समानुपाती होता है, यानी धारा के वर्ग के मान पे डिपेंड करता है। और जो आयरन हानि होती है वो स्थिर होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। तो शॉर्ट सर्किट परीक्षण करके कौन सी हानि निर्धारित की जाती है? तो शॉर्ट सर्किट परीक्षण के समय आप कॉपर लॉसेज को निर्धारित करते हैं, और ओपन सर्किट में
आयरन लॉसेज को निर्धारित करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, तांबे की हानि। यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट तब करते हैं जब आपको कॉपर लॉसेज पता करना होता है, कॉपर हानि का मान पता करना होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। बिना भार और सभी भार स्थितियों के लिए कौन सी हानि स्थिर है? तो साथियों, चाहे ट्रांसफार्मर लोड पे हो या फिर उस पर लोड ना हो, दोनों ही स्थिति में ऐसी कौन सी हानि है जो कि एक समान होती है, ना वो घटती है ना वो बढ़ती है? तो अभी आपको बताए थे आयरन लॉसेज यानी कि लौह हानि। लौह हानि जो होती है वो हमेशा क्या होती है? स्थिर होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। तो ट्रांसफार्मर में बूशिंग का उद्देश्य क्या होता है? विकल्प देखिए, केवल प्राथमिक टर्मिनल को जोड़ने के लिए, या फिर इनपुट और आउटपुट दोनों टर्मिनल को जोड़ने के लिए, या फिर केवल द्वितीयक टर्मिनल को जोड़ने के लिए, या फिर न्यूट्रल टर्मिनल को जोड़ने के लिए। फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर बताइए। सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिए। ठीक है, आप लोग देते नहीं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, इनपुट और आउटपुट दोनों टर्मिनलों को जोड़ने के लिए हम ट्रांसफार्मर में बूस्टिंग का उपयोग करते हैं। बूस्टिंग किसका बना होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कल की क्लास में आपको पढ़ाया भी गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो ट्रांसफार्मर बूस्टिंग परीक्षण में किस प्रकार के परीक्षण को डीजीए परीक्षण कहा जाता है? आंशिक निर्वहन मापन, या फिर नमी विश्लेषण, या ढकता हुआ गैस विश्लेषण, या खुली हुई गैस का विश्लेषण। यानी मेजरमेंट ऑफ पार्शियल डिस्चार्ज, मॉइस्चर एनालिसिस, या डाइलेक्ट्रिक गैस एनालिसिस, या फिर डिसॉल्व गैस एनालिसिस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। प्रश्न है, ट्रांसफार्मर बूस्टिंग परीक्षण में किस प्रकार के परीक्षण को डीजीए परीक्षण के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुली हुई गैस विश्लेषण, डिसॉल्व गैस एनालिसिस। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर का दो बाइंडिंग ट्रांसफार्मर पर क्या लाभ है? यानी जब ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो आपको क्या लाभ दिखता है, ये आपको बताना है। द्वितीयक को प्राथमिक से अलग किया जा सकता है, या बेहतर वोल्टेज नियमन होता है, या बिजली वितरण के लिए उपयोग किया जाता है, या ईएसटी आपूर्ति उपयोग किया जाता है। तो साथियों, ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही बाइंडिंग होती है। कितनी बाइंडिंग होती है? एक बाइंडिंग होती है। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं? टेपिंग करते हैं, और यहाँ पे हम लोड को जोड़ते हैं, और ये होता है इनपुट। तो जब एक बाइंडिंग होगी तो जाहिर सी बात है जो कॉपर लॉसेज है वो कम होगा। कॉपर लॉसेज कम होगा और साथ में वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। जब वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, बेहतर वोल्टेज नियमन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था। ऑटो ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग क्या है? विकल्प देखिए, सर्वो लाइन करेक्टर, या फिर कम वोल्टेज वितरण, वोल्टेज मापने के लिए, या फिर धारा मापने के लिए। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का हम उपयोग कहाँ करते हैं आपको ये बताना है। तो साथियों, धारा को मापने के लिए हम सीटी का उपयोग करते हैं, और वोल्टेज मापने के लिए पीटी का उपयोग करते हैं। लेकिन कम वोल्टेज वितरण करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। ठीक है, और ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग सर्वो लाइन करेक्टर में करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन का उद्देश्य क्या है? वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए, ट्रांसफार्मर की संख्या कम करने के लिए, या बिजली की अधिक विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए।
सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों, ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन का मेन जो उद्देश्य होता है, बिजली की अधिक विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए। यदि आप दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़े हैं, बाय द वे एक ट्रांसफार्मर जल जाता है तो एक ट्रांसफार्मर बचा रहेगा और उससे बिजली की आपूर्ति होती रहेगी, इसलिए पैरेलल संचालन का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को समानांतर में जोड़ने से पहले कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? विकल्प देखिए, चरण अनुक्रम समान होना चाहिए, यानी फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, या फिर ट्रांसफार्मर एक समान के होने चाहिए, या ध्रुवता समान होनी चाहिए, या फिर क्षमता समान होनी चाहिए। तो साथियों, क्षमता समान हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। आप 5 kVA का ट्रांसफार्मर 50 kVA के ट्रांसफार्मर के साथ आप जोड़ सकते हैं। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलरिटी मस्ट बी सेम, यानी ध्रुवता समान होनी चाहिए। यानी आर फेज के साथ आपको आर फेज ही जोड़ना है, वाई फेज के साथ आपको वाई फेज ही जोड़ना है, बी फेज के साथ आपको बी फेज ही जोड़ना है। इसका मतलब यही है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। स्कॉट कनेक्शन का अनुप्रयोग क्या है? 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए, या फिर आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए, रेटेड पावर आउटपुट प्राप्त करने के लिए, या फिर 3 चरण को 6 चरण में परिवर्तित करने के लिए। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। स्कॉट कनेक्शन का उपयोग करते हैं 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 100 किलोवाट तक के वितरण ट्रांसफार्मर के लिए किस प्रकार के शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यानी ये पूछ रहा है 100 kVA तक, 100 kVA का ट्रांसफार्मर है तो उसमें कौन सा कूलिंग सिस्टम यूज करेंगे, कौन सा शीतलन प्रणाली यूज करेंगे? क्या प्राकृतिक वायु विधि करेंगे, या तेल विस्फोट विधि करेंगे, या वायु विस्फोट विधि करेंगे, या तेल का जबरन संचलन करेंगे? नेचुरल ऑयल मेथड, या ऑयल ब्लास्ट मेथड, एयर ब्लास्ट मेथड, या फोर्स सर्कुलेशन ऑफ ऑयल? तो साथियों, इसके लिए नेचुरल एयर मेथड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का उद्देश्य क्या है? दक्षता में सुधार करने के लिए, या फिर वाइंडिंग की क्षति से बचने के लिए, वोल्टेज के विनियमन से बचने के लिए, या ट्रांसफार्मर तेल की आयु बढ़ाने के लिए? ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का मेन उद्देश्य क्या है, बताइए। तो साथियों, ट्रांसफार्मर में ऑयल हम इसलिए डालते हैं ताकि जो उसकी बाइंडिंग होती है, जो कोर होता है, वो क्या हो, उसको शीतलित किया जा सके, उसको ठंडा किया जा सके, जिससे कि बाइंडिंग जले ना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जाएगा बाइंडिंग क्षति से बचने के लिए। यानी बाइंडिंग जले ना, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को ठंडा करते हैं। ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं। ठीक है, या फिर एयर से हम ठंडा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। ट्रांसफार्मर की सतह पर हवा डालने के लिए पंखों का उपयोग किस शीतलन विधि से किया जाता है? ऑप्शन है फोर्स ऑयल एंड वाटर कूलर, एयर ब्लास्ट मेथड, या फिर ऑयल एंड वाटर कूलर मेथड, या फिर ऑयल ब्लास्ट मेथड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा, फोर्स्ड ऑयल एंड वाटर कूलेड, यानी जबरन तेल और पानी से ठंडा करना। अगला प्रश्न देखिए। ट्रांसफार्मर तेल के खराब होने का कारण क्या है? अधिक लोड, या फिर अपर्याप्त शीतलन, लंबे समय तक उपयोग, या वातावरण के कारण हवा तेल के संपर्क में आ जाता है इसलिए। तो कल आपको बताए थे कि जो आप ब्रीदर लगाते हैं, इस तरह का ब्रीदर होता है डब्बा, तो ब्रीदर क्या करता है, नमी को सोखने का काम करता है। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है वो सांस लेता है, तो सांस कैसे लगा, ब्रीदर के माध्यम से ही लेता है। तो ब्रीदर के माध्यम से सांस लेता है, तो आपको पता है कि वायुमंडल में जो एयर होता है उसमें कुछ नमी होती है। ठीक है,
तो नमी अंदर न जाए इसलिए हम ब्रीदर लगाते हैं। बाय द वे, यदि नमी अंदर चला जाएगा तो फिर क्या होगा, तेल के संपर्क में आ जाएगा और तेल खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर तेल खराब होने का जो मेन कारण होता है, वातावरण के कारण हवा तेल के संपर्क में आ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, पारस्परिक विद्युत उत्पादन कौन सा है, थर्मल, सोलर, बायोमास या फिर विंड एनर्जी। कन्वेक्शनल पावर जनरेशन आपको बताना है, थर्मल है या सोलर है या बायोमास है या विंड एनर्जी है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा, थर्मल पावर प्लांट। साथियों सोलर, विंडीज और बायोमास ये जो होते हैं ये नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, तापीय विद्युत स्टेशन में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किस ईंधन का उपयोग किया जाता है, कोयला, लकड़ी, बायोगैस या मिट्टी का तेल। साथियों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जल विद्युत संयंत्र के यक्ष से चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। तो इस वाले भाग का नाम आपको बताना है। साथियों ये सबसे ऊपर जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं सर्ज टैंक। इसे क्या बोलते हैं, सर्ज टैंक बोलते हैं। और इसे हम वाल्व हाउस बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेन स्टॉक। जो ये पाइप नुमा बना हुआ है इसे हम बोलते हैं पेन स्टॉक। ये है आपका पावर जनरेशन, ठीक है, जहाँ पे बिजली बनती है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है बांध, ये आपका क्या है, बांध है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है, इस वाले भाग का नाम आपको बताना है। क्या इसे नोजल बोलेंगे या पेल्टन व्हील बोलेंगे, ऑपरेटिंग हेड बोलेंगे या स्पेयर बोलेंगे। तो साथियों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोजल। तो इसे बोलते हैं नोजल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 52 नंबर, विद्युत स्टेशन का नाम क्या है। चित्र को बड़े गौर से देखिए साथियों, और आपको बताना है कि ये कौन सा स्टेशन है। हाइड्रो पावर स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है या फिर डीजल पावर स्टेशन है। तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे बांध आप देख पा रहे हैं और ये बिजली घर है और यहाँ से पानी जा कर के टरबाइन पे गिर रहा है। इसका मतलब ये कौन सा पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, पानी सीधे टरबाइन पर गिरता है। ठीक है, और टरबाइन चलती है और टरबाइन से एसी जनरेटर लगा होता है जो कि आपको सप्लाई प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिए, डीजल पावर प्लांट में इंजन को आपूर्ति देने वाली हवा का दबाव बढ़ाकर शक्ति बढ़ाने वाला भाग का नाम क्या है, गवर्नर सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, फ्यूल सिस्टम या सुपर चार्जर। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर चार्जर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एक एक प्रश्न को बड़े गौर से देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ऊष्मीय विद्युत स्टेशन में कौन सा उपकरण भाप का तापमान बढ़ाता है, बॉयलर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर या एयर प्री हीटर। तो यहाँ पे भाप के तापमान को बढ़ाने की बात हो रही है, तो भाप के तापमान को बढ़ाने का काम करता है सुपर हीटर, और हवा में जो नमी होती है उसको हटाने का काम करता है एयर प्री हीटर का। ठीक है, इकोनोमाइजर क्या करता है, जो फीड वाटर होता है उसके टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है, और जो बॉयलर होता है पानी को वाष्प में बदलने का काम करता है। तो यहाँ पे सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर हीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए।
परमाणु ऊर्जा संयंत्र में PWR का पूरा नाम क्या है? PWR को क्या प्रेशराइज वाटर रिएक्टर बोलेंगे या फिर प्रेशराइज वाटर रिसोर्स बोलेंगे, प्रेशराइज वाटर रीस्टोर बोलेंगे, प्रेशराइज वाटर रिसीवर बोलेंगे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दबाव युक्त जल रिएक्टर यानी प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। परमाणु रिएक्टर में मॉड्यूलेटर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, यूरेनियम, निकिल या तांबा? तो आपको परमाणु रिएक्टर में मॉड्यूलेटर बनाना है, तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखिए। ऊर्जा की ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है? सौर सेलों के द्वारा, सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करके, थर्मोयुगल विधि द्वारा या विकिरण विधि द्वारा? बाय सोलर सेल, बाय रिफ्लेक्टिंग द सनलाइट, थर्मोकपल मेथड या फिर बाय रेडिएशन मेथड? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए जाएगा। सोलर सेल होते हैं, सोलर सेल के द्वारा हम सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं, जो कि सिलिकॉन का बना होता है। अगला प्रश्न देखिए। पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सा उपकरण रोटर के घूर्णन को उच्च गति से परिवर्तित करता है और विद्युत जनरेटर को घुमाता है? ऑप्शन देखिए। टरबाइन कंट्रोलर, ISU ग्रिड, गियर बॉक्स या चोपर? तो रोटर के घूर्णन को उच्च गति में परिवर्तित करता है और विद्युत जनरेटर को घुमाता है, वह कौन सा उपकरण है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, गियर बॉक्स। कौन सा है? गियर बॉक्स होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। द्वितीयक वितरण की वोल्टेज सीमा क्या होती है? तो द्वितीयक वोल्टेज की वितरण सीमा जो होती है वो होती है 415 वोल्ट। कितनी होती है? 415 वोल्ट होती है। और प्राथमिक की क्या होती है? प्राथमिक की 33 kV, 11 kV या 1.1 kV भी होता है। तो इसका सही जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। AC पावर ट्रांसमिशन के लिए किस प्रकार का ट्रांसमिशन अपनाया जाता है? सिंगल फेज 2 वायर, 2 फेज 3 वायर, 3 फेज 3 वायर या फिर 3 फेज 4 वायर? तो आपको ट्रांसमिशन करना है, तो ट्रांसमिशन करने के लिए हम क्या करते हैं? 3 फेज 3 वायर का उपयोग करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो 3 फेज 4 वायर का उपयोग करेंगे। तो इसका सही जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 चरण 3 तार, 3 फेज 3 वायर। अगला प्रश्न देखिए। ओवरहेड में प्रयुक्त कंडक्टर का नाम क्या है? ACSR, आयरन, पीतल या फिर कॉपर? तो ओवरहेड लाइनों में जो कंडक्टर प्रयुक्त किया जाता है ACSR प्रयोग करते हैं। ACSR का मतलब एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। OH का मतलब होता है ओवरहेड लाइन सपोर्ट का महत्वपूर्ण गुण क्या है? ये आपको बताना है। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है या फिर भारी वजन सहन करने की क्षमता होती है या उच्च चालकता होता है या कम विशिष्ट गुरुत्व होता है? तो ओवरहेड जो सपोर्ट होता है, जो खंभा होता है, उसका सबसे अच्छा गुण क्या होता है ये आपको बताना है। तो जो खंभा होगा वो यांत्रिक रूप से शक्तिशाली होना चाहिए, तभी वो टिकेगा, वायर के भार को वहन कर पाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए। स्टील टावर की स्पैन लंबाई क्या होगी? 40 से 50 मीटर, 50 से 80 मीटर,
60 से 100 मीटर या 100 से 300 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा 100 से 300 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, स्टे इंसुलेशन को किस ऊंचाई पर लगाया जाता है? ज़मीन से 1 मीटर से कम ऊंचाई पर नहीं, या ज़मीन से 1.5 मीटर से कम ऊंचाई पर नहीं, या ज़मीन से 2 मीटर से नीचे नहीं, या फिर ज़मीन से 3 मीटर से कम ऊंचाई पर नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा डी, ज़मीन से कम 3 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए, इससे कम आपको स्टे इंसुलेशन नहीं लगाना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कुचालक का नाम क्या है? जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं तो आपको बताना है कि यह कौन सा कुचालक है। सस्पेंशन इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर, सेकल इंसुलेटर या पोस्ट इंसुलेटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकल टाइप इंसुलेटर। आप गांव में देखे होंगे ये खंभे पे लगा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कुचालक का नाम क्या है? पिन इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर या डिस्क इंसुलेटर। तो इसी को हम कहते हैं स्टे इंसुलेटर। ठीक है, इसके द्वारा हम खंभे को सपोर्ट देते हैं। यह है स्टे इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। पिन इंसुलेटर साथियों कुछ इस तरह बना होता है, इस तरह पिन इंसुलेटर बना होता है। डिस्क इंसुलेटर आपका ऐसे होता है। ये आप ट्रांसफार्मर के पास देखे होंगे, ऐसा डिस्क इंसुलेटर लगा बना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में लाइव कंडक्टरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ए, 20 सेंटीमीटर। कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, ओवरहेड लाइन में बंधे हुए एल्युमिनियम जोड़ों में ग्रीस लगाने का उद्देश्य क्या होता है? स्पार्किंग से बचने के लिए लगाते हैं, ऑक्सीकरण से बचने के लिए, ढीले कनेक्शन से बचने के लिए, टर्नों के बीच अंतराल भरने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ए, स्पार्किंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं? जोड़ों में ग्रीस लगाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एलटी वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में अर्थ और लाइव कंडक्टर के बीच न्यूनतम क्लियरेंस कितना होता है? एलटी का मतलब होता है लो ट्रांसमिशन वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में लाइव तार और अर्थ वायर के बीच आपको दूरी बताना है। बीच का क्लियरेंस कितना होता है ये आपको बताना है। तो लाइव तार और अर्थ वायर जो ऊपर लगा होता है, आप लोग ट्रांसमिशन लाइन देखे होंगे, ऊपर एक अर्थ वायर लगा होता है और नीचे जो होता है वो फेज वायर होता है। फेज वायर को ही लाइव वायर बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो क्लियरेंस होता है वो 30 सेंटीमीटर का होता है। अगला प्रश्न देखिए, तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता कितनी है? 30%, 40%, 50% या 60%। तो चालकता जो होती है वो होती है 60%। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्थापित की जाने वाली बस बार असेंबली की ज़मीन से ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.75 मीटर। बस बार असेंबली की ज़मीन से ऊंचाई आपको बताना है। तो इसके लिए 2.75 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, बस बार के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? ब्रास, हाई स्पीड स्टील, ब्रॉन्ज या फिर एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर
डी एल्यूमिनियम। तो बस बार एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन है? विंड है, न्यूक्लियर है, थर्मल है या हाइड्रो है? तो गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन नॉन कन्वेंशनल जो पावर होता है वो विंड होता है, जबकि न्यूक्लियर, थर्मल और हाइड्रो कन्वेंशनल पावर जनरेशन होता है, पारंपरिक विद्युत उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जल विद्युत संयंत्र के निर्माण के लिए प्रयुक्त स्थान कौन सा है? पहाड़ी क्षेत्र, समुद्री तट, द्वीप या रेगिस्तान? तो आपको जल विद्युत संयंत्र बनाना है तो जहाँ पानी की व्यवस्था होगी वहीं तो आप जल विद्युत संयंत्र स्थापित करेंगे, और पहाड़ी एरिया में करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, हिल एरिया, पहाड़ी क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए, जल विद्युत संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है? उच्च पूंजी लागत, जटिल निर्माण, उच्च रखरखाव लागत, इसमें आरंभ करने में लंबा समय लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च पूंजी लागत, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट बनाने में आपको बहुत बड़े बड़े बांध बनाने पड़ते हैं जिससे कि कास्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका इनिशियल लागत ज़्यादा होता है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट की तुलना में डीजल पावर प्लांट का क्या लाभ है? तो ये प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। विकल्प देखिए, अधिक कुशल, कम शोर, कम रखरखाव लागत या उच्च इकाई क्षमता। तो आपको थर्मल पावर प्लांट की तुलना में डीजल पावर प्लांट के बारे में बताना है। तो डीजल पावर प्लांट का लाभ क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या अधिक कुशल होता है, कम शोर करता है? बताइए, कोई डीजल इंजन स्टार्ट होता है तो शोर तो करता ही है ना, जाहिर सी बात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक कुशल होता है। इसको आप तुरंत आप स्टार्ट कर लेंगे, जब चाहेंगे तो इसको बंद कर लेंगे अपने आवश्यकता अनुसार। जितनी भी बिजली चाहिए, जितने टाइम के लिए चाहिए, आप उतने टाइम के लिए चालू करिए और इसको बंद कर दीजिए। चालू करने में भी आसान होता है, तुरंत चालू हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तापीय विद्युत संयंत्र में कौन सा उपकरण फ्लू गैसों से ऊष्मा प्राप्त करके बॉयलर तक पहुंचाने वाले फीड वाटर को गर्म करता है? सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर या कंडेंसर? सही विकल्प क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दीजिए। ठीक है, तो साथियों सुपर हीटर का काम होता है जो बॉयलर से वाष्प आता है उसके वाष्प को थोड़ा शुष्क बनाना। ठीक है, और इकोनोमाइजर का काम होता है फीड वाटर को गर्म करना। फीड वाटर किसे कहते हैं? जो टरबाइन पे पानी डालने के बाद, जो स्टीम टरबाइन पे पड़ने के बाद जो फिर पॉन्ड में चली जाती है, जहाँ पे रिजर्वायर बना होता है वहाँ चली जाती है, फिर उसको घींच करके हम फिर बॉयलर में ले जाते हैं, तो उस पानी को कहते हैं फीड वाटर। तो फीड वाटर को फ्लू गैसों के सहायता से गर्म करने का कार्य इकोनोमाइजर का होता है। ठीक है, एयर प्रीहीटर का क्या कार्य होता है? जो बाहर से हम एयर लेते हैं भट्टी में आग लगाने के लिए, बॉयलर में आग लगाने के लिए, तो उसको गर्म करने वाला जो उपकरण होता है उसे कहते हैं एयर प्रीहीटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 78 नंबर देखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ये आप लोग बात ध्यान रखिए, अपने दोस्त मित्रों में शेयर करिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर के वायरमैन के छात्र हों या वो सेकेंड ईयर के हों, तो सबको शेयर करिए ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। हम भी मेहनत करते हैं, पीपीटी बनाते हैं, इसके बाद आपको पढ़ाते हैं। पीपीटी बनाने में 3-4 घंटे लग जाते हैं, इतना मेहनत करते हैं तब जाके ये क्लास हम ले पा रहे हैं। चलिए प्रश्नों पे आइए। ज्वारीय विद्युत संयंत्र में कौन सा भाग स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो जल में 2 तरह की ऊर्जा होती है। जब जल स्थिर होता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, और जल जब गतिमान करता है यानी टरबाइन पे जब हम डालते हैं तो वो गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा एम टरबाइन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर जाएगा
तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टरबाइन। तो ज्वारीय विद्युत संयंत्र में स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? टरबाइन करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एसी विद्युत शक्ति संचरण का नुकसान क्या है? आपको बताना है कि एसी पावर ट्रांसमिशन आप करते हैं तो उसका क्या डिसएडवांटेज है। त्वचा प्रभाव, या फिर अधिक वोल्टेज का उतार चढ़ाव होता है, या वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए आवश्यक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है, या फिर अधिक लाइन लॉसेज होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो साथियों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्किन इफेक्ट, त्वचा प्रभाव। तो त्वचा प्रभाव केवल एसी में होता है, डीसी में त्वचा प्रभाव नहीं होता है। तो ये एसी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा नुकसान होता है। जैसे ही वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे त्वचा प्रभाव, स्किन इफेक्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। डीसी विद्युत शक्ति संचरण का क्या लाभ है? अब आपको डीसी के बारे में बताना है। विकल्प देखिए, केवल 2 कंडक्टरों की आवश्यकता होती है, या उच्च वोल्टेज के कारण संचार में कोई समस्या नहीं होती है, या फिर ट्रांसमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए डीसी में तो ट्रांसफार्मर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। डीसी में आप देखें ट्रांसफार्मर लगता है? नहीं लगता है। तो ट्रांसफार्मर केवल एसी में यूज होता है। किस में यूज होता है? एसी में यूज होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 कंडक्टरों की आवश्यकता होती है। तो डीसी सप्लाई में आप देखे होंगे कि 2 ही कंडक्टर होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा निगेटिव टर्मिनल होता है। 2 टर्मिनल होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्राथमिक पारेषण में लोड केंद्र तक प्रेषित वोल्टेज रेंज क्या होता है? 132 जो केवी होता है वो होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, द्वितीयक पारेषण प्रणाली में प्रेषित वोल्टेज का रेंज क्या है? 11 केवी, 11.5 केवी, 12 केवी या 66 केवी? तो 11.5 नहीं होता है, 12 भी नहीं होता है। ठीक है, और द्वितीय पारेषण की बात कर रहा है, यानी सेकेंडरी ट्रांसमिशन की बात कर रहा है। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन में हम 66 केवी यूज करते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, 66 केवी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। ओवरहेड लाइनों के लिए उपयोग किए जाने वाले चालक पदार्थों का कौन सा गुण है? ऑप्शन देखिए, उच्च तन्यता शक्ति, उच्च विशिष्ट गुरुत्व, उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, या फिर बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो ओवरहेड लाइनों में जो चालक पदार्थ यूज किए जाते हैं उनका गुण क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ओवरहेड लाइनों का जो सबसे अच्छा गुण होता है, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होता है, यानी तनाव सहन करने की क्षमता होती है। उच्च तन्यता शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, 66 केवी कार्यकारी वोल्टेज के लिए सस्पेंशन इंसुलेटर की कितनी डिस्क को श्रृंखला में जोड़ा जाता है? तो 66 केवी के लिए बताना है। तो साथियों 11 केवी के लिए एक डिस्क का यूज करते हैं। कितना डिस्क यूज करते हैं? एक डिस्क का यूज करते हैं। तो इस तरह से आप कितना डिस्क यूज करेंगे? जब 11 केवी के लिए एक डिस्क यूज करते हैं तो 66 केवी के लिए कितना यूज करेंगे? 6 यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, कोने के खंभे को समाप्त करने के लिए किस इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जो लास्ट वाला खंभा होता है, तो लास्ट वाले खंभे पे हम साइकिल इंसुलेटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। ओवरहेड लाइनों में इंसुलेटर को बांधने के लिए उपयोग किए जाने वाले बाइंडिंग तारों का आकार क्या होता है? तो 1 स्क्वायर mm से कम नहीं होना चाहिए,
या फिर 1.5 mm² से कम नहीं होना चाहिए, या 2 mm² से कम नहीं होना चाहिए, या फिर 2.5 mm² से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 mm से कम नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। कंडक्टरों के ओवरहेड क्षैतिज विन्यास में किसी सपोर्ट के दोनों ओर लाइव तारों के बीच न्यूनतम क्लियरेंस क्या है? ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या फिर 45 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 45 सेंटीमीटर। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। घरेलू प्रकाश और उपकरणों के लिए कौन सी वितरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? जो आप घर में लाइट यूज़ करते हैं, पंखे चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो आपके घर तक कौन सी वितरण प्रणाली आती है? तो साथियों, दो तरह की वितरण प्रणाली होती है। पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है द्वितीयक। तो हमारे घर के पास जो खंभा होता है वहाँ तक द्वितीयक वितरण प्रणाली होती है। कौन सी प्रणाली होती है? द्वितीयक वितरण प्रणाली। तो उसमें कितने तार होते हैं? 2 तार होते हैं। एक होता है फेज वायर और दूसरा होता है न्यूट्रल वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, एक चरण 2 तार, सिंगल फेज 2 वायर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। परस्पर जुड़ी वितरण प्रणाली क्या है? विकल्प देखिए। वितरक को आपूर्ति एक ही स्रोत से प्राप्त होती है, वितरक को 2 स्थानों से आपूर्ति प्राप्त होती है, वितरक को आपूर्ति सीधे सबस्टेशन से मिलती है, वितरक को 2 या 2 से अधिक स्थानों से आपूर्ति प्राप्त होती है। मान लीजिए एक गांव है, तो एक गांव को एक जगह से सप्लाई मिल रही है, या 2 जगह से सप्लाई मिल रही है, या 2 से अधिक जगह से सप्लाई मिल रही है। इसी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो परस्पर जुड़ी वितरक जो प्रणाली होती है, इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है, उसमें 2 या 2 से अधिक स्थानों से सप्लाई मिलती है, यानी बिजली की आपूर्ति होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, वितरक को 2 से अधिक स्थानों से आपूर्ति प्राप्त होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। सर्विस मेंस क्या है? आपको सर्विस मेंस के बारे में बताना है। तो साथियों, आप घर के बगल में खंभा देखे होंगे, खंभा लगा होता है। तो खंभे से, मान लीजिए ये आपका घर है और यहाँ पे खंभा है, तो खंभे से जो आप वायर लाते हैं, अपने घर में एनर्जी मीटर जो लगा होता है वहाँ तक ले जाते हैं, तो इसी वायर को हम बोलते हैं सर्विस मेंस, ठीक है। चलिए विकल्प देखिए। वितरक और उपभोक्ता के मीटर तक बिजली आपूर्ति ले जाने वाला केबल, मीटर से लोड तक बिजली की आपूर्ति ले जाने वाला केबल, या जनरेटिंग स्टेशन से ट्रांसफार्मर तक बिजली की आपूर्ति ले जाने वाला केबल, ट्रांसफार्मर से ओवरहेड लाइन तक बिजली की आपूर्ति ले जाने वाला केबल। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बताए थे कि वितरक से उपभोक्ता के मीटर तक बिजली आपूर्ति ले जाने वाला केबल। तो ये आपका वितरक हो गया, खंभा, और ये आपका घर होगा, ठीक। खंभे से मीटर तक सप्लाई ले जाने वाला जो केबल होता है उसी को बोलते हैं सर्विस मेंस। ऑप्शन नंबर इसका ए जाएगा। एक एक प्रश्न को बड़े अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में यही प्रश्न आएंगे हूबहू। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फीडर क्या है? अब आपको फीडर के बारे में बताना है। तो आपके गांव और घर के बगल में जो सब स्टेशन होता है और गांव में जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, तो सब स्टेशन से ट्रांसफार्मर तक जो 3 वायर आता है, उसी वायर को हम बोलते हैं फीडर। फीडर इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब स्टेशन। जहाँ से बिजली आती है उसको सब स्टेशन बोलते हैं, और सब स्टेशन से गांव के ट्रांसफार्मर तक सप्लाई लाने वाला जो वायर होता है उसको बोलते हैं फीडर। चलिए ऑप्शन देखिए। बिजली उत्पादन केंद्र से वितरकों तक आपूर्ति ले जाने वाली पाइपलाइन, ट्रांसफार्मर से ओवरहेड लाइनों तक बिजली की आपूर्ति ले जाने वाला केबल, या मीटर से लोड तक बिजली की आपूर्ति ले जाने वाला केबल, या वितरक से उपभोक्ता के मीटर तक बिजली आपूर्ति ले जाने वाला केबल।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वितरक क्या होता है? ऑप्शन देखिए। वे कंडक्टर जो ट्रांसमिशन लाइनों को बिजली की आपूर्ति करते हैं। वितरक लाइनों को आपूर्ति प्रदान करने वाला कंडक्टर, या सर्विस मेंस को आपूर्ति प्रदान करने वाला कंडक्टर, या फिर विद्युत ट्रांसफार्मर को आपूर्ति प्रदान करने वाला चालक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा सी। सर्विस मेंस को आपूर्ति प्रदान करने वाला कंडक्टर को क्या कहते हैं? वितरक कहते हैं। ठीक है, जो आपके गांव तक जो तार आता है खंभे तक, उसको क्या बोलेंगे? वितरक बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 93 नंबर। स्टील टावरों का उपयोग कहाँ किया जाता है? ट्रांसमिशन लाइनों में, प्राथमिक वितरण लाइनें, माध्यमिक वितरण लाइनें, या टेलीफोन लाइनों के लिए। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसमिशन लाइनों के लिए। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। लंबी दूरी के संचरण के लिए उच्च वोल्टेज ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फीडर, वितरक, सेवा मुख्य, या सेवा तार। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीडर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। ओवरहेड लाइनों में किस कंडक्टर का उपयोग किया जाता है? तांबे का कंडक्टर, एल्युमिनियम का कंडक्टर, या ACSR कंडक्टर, या स्टील कंडक्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ACSR कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर, स्टील रेनफोर्ड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। वितरण प्रणाली क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है आपको बताना है। विकल्प देखिए। सबस्टेशन से उपभोक्ता तक की आपूर्ति, जनरेटिंग स्टेशन से सबस्टेशन तक की आपूर्ति, एक ऊर्जा उत्पादन केंद्र से बिजली का उत्पादन, जनरेटिंग स्टेशन से ट्रांसमिशन लाइन तक आपूर्ति। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वितरण सबस्टेशन से उपभोक्ता तक की आपूर्ति। जो आपके शहर में सबस्टेशन होते हैं, गांव में सबस्टेशन होते हैं, तो वहाँ से जो लाइन आती है हम लोग के घर तक, तो उसको कहते हैं वितरक प्रणाली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। फीडर का आकार कैसे निर्धारित किया जाता है? लाइन वोल्टेज के आधार पर, लाइन की धारा के आधार पर, रेखा की लंबाई के आधार पर, रेखा की ऊंचाई के आधार पर। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइन की धारा के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भूमिगत वितरण प्रणाली को कैसे प्राथमिकता दी जाती है? खुले क्षेत्र, जंगलों में, अत्यधिक आबादी वाला क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र। तो अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्र में देंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। आप देखे होंगे कि शहरों में केबल अंदर अंदर बिछाए जाते हैं। क्यों बिछाए जाते हैं? कि वहाँ पे घनी आबादी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भूमिगत वितरण प्रणाली का लाभ क्या है? ऑप्शन है उच्च स्थापना लागत, दोषों का पता लगाना मुश्किल होता है, या कम जीवन काल होता है, या अच्छी उपस्थिति होती है। सही उत्तर आपको बताना है। तो साथियों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुड अपीयरेंस। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ओवरहेड लाइन का कौन सा भाग है? लीड शीथ, स्टे बार, आर्मरिंग, या केबल स्ट्रेच। तो जो स्टे बार होता है ये ओवरहेड लाइन का भाग होता है, जबकि ये जो तीनों हैं ये केबल का भाग होता है, भूमिगत केबल का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी CBT एग्ज़ाम अच्छे से गुजरे और अच्छे अंक से वो पास हो जाए। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आप सबके लिए प्रोवाइड कराया जाता है। फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।